हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में 30% को शामिल किया गया है। इस क्लास में आपको 9 से 10% जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो सेशन को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि सभी पर्सन जो है अच्छे लेवल के हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉयल एक्ट को पारित कर दिया था। सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन कारण है यहाँ पर, और कथन कारण में देखना है क्या ये दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई पॉइंट आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, कारण सही है। कारण यहाँ पर सही है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉयल एक्ट कानून को पारित किया था। यह एक काला कानून था जो कि 1919 मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। इसी के विरोध में सभी भारतीय सदस्यों ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। परंतु जो कथन में कहा गया है उसको देखिए यहाँ पर, मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र तो दे दिया था, परंतु ये त्यागपत्र इन्होंने 1916 में नहीं दिया था। ये दिया था 1919 में, और ये दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। किसके दौरान दिया था? खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों कारण सही था, परंतु कथन गलत था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। देखिए ये पॉइंट गलत हो चुका है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 1875 में की थी, मुंबई में की थी। ठीक है, तो पहला कथन गलत होगा। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये यहाँ पर गलत है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज का विरोध नहीं किया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये आर्य समाज के समर्थक थे, और इन्होंने तो वेदों की प्रामाणिकता को लेकर कहा था कि वेदों को जो शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन को चलाया था, तो यहाँ पर सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम के लिए शौर्योदय समाज की स्थापना की थी। देखिए शौर्योदय समाज की स्थापना तो विनोबा भावे ने ही की थी, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। तीसरा पॉइंट सही है और फोर्थ पॉइंट सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए फोर्थ वाला पॉइंट सही था। आप जो है ऑप्शन ए को और बी को हटा सकते थे, और सी और डी में 50-50 के हिसाब से आप जो 5 से 6% एग्जाम में लगा सकते हो। चलिए पर्सन नंबर नेक्स्ट है। देखिए थोड़े कठिन पर्सन है, परंतु अच्छे पर्सन है, सीखने वाले पर्सन है, आएंगे तो आराम से लग जाएंगे। आगे आपको नॉर्मल पर्सन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पर्सन नंबर 72 है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन कर लेना है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। क्या सही है? देख लेना है आपको। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट रहेगा। पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। अच्छा प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है ये न्यायालय, यानी कि दो पक्षों के बीच में ये सुलह करता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत है ये। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है और साथ में आपराधिक मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, इसको हटा दीजिए। तो याद रखेंगे सिविल मामलों के साथ साथ ये
आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करता है। चलिए, अच्छा फैक्ट था। देखिए, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही है उसका चयन कर लेना है। लोक अदालत द्वारा दिया गया एक अधिनिर्णय सिविल न्यायालयों का आदेश मान लिया जाता है। इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। लोक अदालतों के संदर्भ में ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है वैवाहिक संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन ए। केवल यहाँ पर पहला कथन सही रहेगा, दूसरा कथन यहाँ पर गलत होगा। लोक अदालतों के संदर्भ में लोक अदालतों द्वारा दिया गया एक अधिनिर्णय सिविल सेवा न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती है। लोक अदालत का दिया गया निर्णय, तो इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते आप। और वैवाहिक संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालतों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वैवाहिक संबंधी मामले भी लोक अदालतों में ही सम्मिलित होते हैं। और सिविल मुद्दे भी, दोनों पॉइंटों को याद कर लेना है। सिविल मुकदमे, ठीक है, सिविल मुकदमे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है उसको सेलेक्ट करना है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। तुर्की मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, आप सभी ने चुन लिया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। तुर्की मुगल राज दरबार की भाषा नहीं थी, मुगल राज दरबार की भाषा फारसी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर दोस्तों सही लिखा हुआ है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो हमको यहाँ पर दोनों पॉइंट जो सीखने को मिले हैं। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और उसके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान यानी पद पर रहते हुए कम नहीं किए जाएंगे। और किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान यानी पद पर रहते हुए किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 76। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके ये प्रख्यात सदस्य थे? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है, मद्रास लेबर यूनियन के ये प्रख्यात सदस्य थे। प्रश्न नंबर, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओडिशा राज्य। तो दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला राज्य है उड़ीसा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दारोजी सलोत भालू अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 79 है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? किसको यहाँ पर नामित किया गया था?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, शुभमन गिल को। प्रश्न नंबर 80 है। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 लिखा हुआ है, इसको आप 2025 कर लीजिए। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2025 में इसको जारी किया गया है। भारत का स्थान क्या है? 84वां, 86वां, 85वां, 87वां। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 85वां जो है भारत का स्थान। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर देश प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर जो है जापान देश है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 81। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन के लिए पर्णशीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश, पर्णकोशिका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, परागकोश है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड और विटामिन डी पॉल मुलर। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। विटामिन सी के आविष्कारकर्ता का जो नाम है वो है दोस्तों अल्बर्ट सेंट गयोर्गी, ये है विटामिन सी के खोजकर्ता। ठीक है, प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। विटामिन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में हर हाल में एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है, 1 से 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। थांगथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? थांगथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केरल। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आप जानते ही हो, ये केरल में बस के आगे लगा है थांगथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 84 है। हाल ही में खबरों में रहा अल्दाबरा रेल क्या है? तो यह है उड़ने में असमर्थ पक्षी है। ये क्या है? ये असमर्थ उड़ने में पक्षी है, अल्दाबरा रेल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। रोटोरुआ झील हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश में स्थित है? ये तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, न्यूजीलैंड देश में ये झील स्थित है। चर्चा वाले सभी पॉइंट है यहाँ पर और इन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए हमको। हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्दाबरा विशाल कछुआ किस देश का स्थानिक है? यहाँ पर लिखा हुआ है अल्दाबरा विशाल कछुआ किस देश का स्थानिक है? ये तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलेसस। देखिए अभी प्रश्न आया था अल्दाबरा रेल, ये क्या है? उड़ने में असमर्थ पक्षी है और यहाँ पर ये प्रश्न आया है अल्दाबरा विशाल कछुआ है जो कि सेलेसस देश में ये स्थित कछुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कलिंग रायण एनी कैंटबेराज जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, तमिलनाडु में है ये। प्रश्न नंबर 88 है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा है? दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है, तो इसको खोजा गया है अमेजन वर्षा वन में। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 89 है। हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में बैंगनी मेंढक को बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की गई है? मेंढक कैसा है? बैंगनी है, तो इसको बचाने के लिए किस राज्य ने पश्चिमी घाट में विश्व कोष की स्थापना की है? तो 89 का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में C6 एनर्जी ने किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर मशीनीकृत
उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फोरम लॉन्च किया है? किसने इसको लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया ने इसको लॉन्च किया है। दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर मशीनीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फोरम लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने, C6 एनर्जी ने। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, जिगर गोरखपुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। जिगर कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, और भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा दिया गया है। तो आपने आंसर चुना है डी। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। ये संकिसा में नहीं है, आप सब जानते हो नैमिषारण्य सीतापुर में है। अन्य सभी फैक्ट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। कई बार आरोग्य की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्रज भूमि में यह नृत्य किया जाता है। तो 94 का आंसर ऑप्शन सी है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, JK मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। JK मंदिर ये कानपुर में है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, यही सही सुमेलित नहीं है। देखिए आप देख रहे होंगे अब नॉर्मल प्रश्न जो आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में कभी स्टार्टिंग में प्रश्न हार्ड होते हैं तो कभी बीच में आ जाते हैं, परंतु सभी तरह के प्रश्न जो मॉक टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो हमको दोस्तों एग्ज़ाम में 110% अपने माइंड के हिसाब से करेक्ट मानते हुए अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो आप जो है RO का प्री एग्ज़ाम आसानी से निकाल लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल पूछा गया है। चावल, बाजरा, मक्का, चना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। चना जो है रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें हैं जिनको जमीन पर रोप करके जो है लगाया जाता है? चावल और मक्का नहीं, गेहूं और दालें नहीं, चाय, कॉफ़ी, केला, गन्ना। तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 98 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करें और सही उत्तर को चुनें। सूची फर्स्ट में भारत की औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम दिए गए हैं और सूची सेकंड में प्रावधान यानी कि उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, चलिए मिलान यहाँ पर कर लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813, ये पॉइंट हमने आपको अच्छे से बता भी रखा है और आपके याद ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का ना याद हो। ये कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, तो उसके लिए। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके लिए आएगा कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर आएगा 4। फिर उसके बाद में चार्टर अधिनियम 1858, इसके तहत शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पर 3 आएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। तो ब्रिटेन में जो है एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था इसके तहत। तो डी का 1 आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2, 4, 3, 1।
ये यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखेंगे चार्टर अधिनियम 1813 हमने बता रखा है, एकाधिकार 13 एकाधिकार है, ऐसे इसको याद रखेंगे लंबे समय तक आप। और यहाँ पर जो है और कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको दोबारा से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में कृषि के बारे में सही मिलान वाली जोड़ी चुनें। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। चना धान की फसलें हैं। अभी आता क्वेश्चन, चना जो है आपकी रबी की फसल है, तो ये तो गलत होगा ना। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, ओस अमन और बोरा सरकारी योजनाएं हैं, ये भी गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि संबंधित है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन ए ही। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं रबी की फसलें। तो हम जो है यहीं तक रहने देते हैं। अब हम आगे के प्रश्न जो है नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। कुछ मैंने फैक्ट लिए हैं, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। कुंभ मेला से संबंधित मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो आज इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम में एक प्रश्न कुंभ मेला से जरूर बनेगा। महाकुंभ मेला का आरंभ, इतिहास, महत्व और परंपरा के बारे में ये कह रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से जो शुरू हुआ था, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। और कुंभ मेला 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ये फैक्ट आप सभी जानते ही हो। 45 दिनों के इस आयोजन में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि 45 करोड़ से अधिक का आंकड़ा जो है पार कर चुके हैं, वहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं। तो ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम में। कब इसको शुरू किया गया था? 13 जनवरी को शुरू किया गया था। और ये फैक्ट हम जानते हैं 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और जो जनसंख्या यानी कि कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, ये भी चर्चा का विषय बनेगा। मुख्य बिंदु क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पौराणिकता, कुंभ मेले के बारे में कई मिथक और कहानियाँ हैं जो कि प्रचलित है। कुछ इसे वेदों और पुराणों में वर्णित मानते हैं, तो कुछ का कहना है यह 2 सदियों से पुराना आयोजन है, यानी सदियों से ये चला आ रहा है। मान्यताएं, कुंभ का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? घड़ा होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत को असुरों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत इसे लेकर भागे। उनके साथ सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ने भी अमृत की रक्षा की। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहानी लिखी हुई है जो बताई जा रही है आपको। क्या कुछ हुआ था? इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें यानी कि 4 स्थानों पर पड़ी, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन्हीं 4 स्थानों पर जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 4 स्थानों पर मेले का आयोजन जो है 4 शहरों में किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। कल वाली क्लास में भी बता था। इन सभी स्थानों का संबंध पवित्र नदियों से है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये पॉइंट कल ही बताए थे। ये गंगा नदी के तट पर, ये गंगा, यमुना, सरस्वती और उज्जैन शिल्पा नदी के किनारे पर, नासिक जो है गोदावरी नदी के पास जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का ऐतिहासिक महत्व ये देख लीजिए। इतिहासकारों के अनुसार कुंभ मेला की शुरुआत संभवतः 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी, ताकि साधु संत और विद्वान एकत्रित होकर विचार विमर्श कर सके। देखिए कुंभ मेला इसलिए आयोजित किया गया था ताकि साधु संत और विद्वान एकत्रित होकर विचार विमर्श कर सके। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेवेनसोंग ने प्रयाग में एक मेले का वर्णन किया है। तो हेवेनसोंग ने भी प्रयाग में एक मेले का वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी के बाद यह धार्मिक आयोजन स्थिर परंपरा में बदल गया। फिर यह धार्मिक आयोजन जो है स्थिर परंपरा में बदल गया। ये सब यहाँ पर फैक्ट थे।
अब हम पढ़ते हैं दूसरा फैक्ट। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये फैक्ट आप सभी जानते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके कुछ बिंदु को जानने का, तो इसके कुछ बिंदु को हम यहाँ पर जान लेते हैं, उन पर प्रकाश डाल लेते हैं कुछ बिंदुओं पर। 27 जनवरी 2025 को डेट याद रखेंगे, कभी कभी डेट भी आ जाती है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिकता संहिता UCC लागू की है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, UCC पोर्टल लॉन्च किया। इसके गोद लेने के लिए एक अधिसूचना जारी की। और मुख्य प्रावधान, UCC सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानून को मानकीकृत करता है जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप शामिल है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विवाह शामिल है, इसमें तलाक भी शामिल है, विरासत भी शामिल है और लव इन रिलेशनशिप शामिल है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को विशेष महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। समानता पर ध्यान केंद्रित, UCC बहुविवाह, बाल विवाह और असमान संपत्ति अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। ये चीज़ें यहाँ पर पंजीकरण अनिवार्य है। विवाह को कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण जो अनिवार्य होगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे कि विवाह समारोह करना है तो छूट। संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों पर UCC लागू नहीं होगा। ये भी एक अच्छा फैक्ट है, इन पर जो है UCC लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 342 के तहत समान नागरिक संहिता क्या है? UCC कानूनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म की मान्यताओं बिना कानून का एक समान सेट प्रावधान प्रदान करता है। तो धर्म की मान्यताओं के बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है धर्म की मान्यताओं के बिना सभी के लिए समान कानून होगा ये। और अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुरूप राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। ये यहाँ पर इसके फैक्ट थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने GS के साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों को भी देखा है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह की क्लासें देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।